नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट बिल की, जो कल आपका एक सदन में पेश हो चुका है और आज एक सदन में आपका पेश किया जाएगा। कल वो पास भी हो चुका है। तो सबसे पहले जो पास हुआ है वो है आपका बैंकिंग सुधार का बिल। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या किए गए हैं बैंकिंग में सुधार, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी इकोनॉमी की दृष्टि से यदि मैं बात करूं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आज हम बात करने वाले हैं विच इज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, जो आपका हो जाता है 2025 का। इसमें क्या किया जाएगा, आपने देखा कि अभी तक जो देश है, अमेरिका चाहे हो जाए, कनाडा जो है, बड़ा प्रतिबंध लगा रहे थे कि नहीं भैया हम तुम्हें अपने देश में आने नहीं देंगे, आपको ये वीजा चाहिए, फलाना वीजा चाहिए, ढिमाका वीजा चाहिए। इंडिया भी अब कुछ पुराने 4 कानूनों को रद्द कर रहा है यहाँ पर और नया कानून लेकर के आ रहे कि अब अगर आप लोगों को इंडिया में आना है ना तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, नहीं तो इंडिया से बाहर ही आप ठीक हो। जिसमें स्पेशली बांग्लादेश, स्पेशली पाकिस्तान के लोग, स्पेशली जो रोहिंग्याज हो जाते हैं, इनको टैकल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों ही बिल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और दोनों ही बिल की जो एक एक डिटेल है वो मैंने यहाँ पर आपको दी है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। बजट का 12वां दिन होने वाला है आज भाई साहब, और गृह मंत्री इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लेकर के आने वाले हैं। आज टेबल पर ये बिल रखा जाएगा, इस पे बातचीत की जाएगी। कल बैंकिंग कानून संशोधन बिल मंजूर हुआ है और अब एक अकाउंट में 4 नॉमिनी आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे बैंकिंग वाले बिल से। देखो, बैंकिंग बिल को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट सुधार किए गए। अभी तक हम कितने नॉमिनी डलवा सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2। अब हम अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी फिल करवा सकते हैं, यानी कि मैं चाहूं तो अपनी मम्मी, पापा और भाई बहन चारों का नाम उसमें डलवा सकती हूँ, राइट। फिर उसके बाद अगर इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है या मेरी डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट के जो भी ओनर होंगे तो वो 4 लोग होंगे और वो उसको अपने यूज में ले सकते हैं, पैसा उनको दे दिया जाएगा, राइट। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पेश करेंगे। ये विधेयक भारत में एंट्री आपको कैसे करनी है और बाहर आपको कैसे जाना है, रोक है दोनों ही चीजों पर। क्यों जा रहे हो बाहर ये बता के जाओगे, क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि बड़े सारे लोग जो है वो भाग गए देश से, ठीक है, और वापस अब हम उनको ला नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग देश छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि इंडिया में अगर कोई अमीर हो गया है तो वो इंडिया में रहना पसंद नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि भैया फॉरेन जाओ, यहाँ पर कुछ है नहीं। भले ही वो इंडिया में बिजनेस करके अमीर हुआ है, लेकिन उसको शिफ्ट कहाँ होना है, फॉरेन में होना है। तो बहुत सारे अमीरों ने, हाँ, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो काफी बड़ी संख्या में भारत देश को छोड़ा है और फॉरेन में जाकर के वो शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। ये विधेयक भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, पंजीकरण और विदेशियों के नियमन से जुड़ा हुआ है। और ये सबसे ज्यादा आज का बोलूं यदि मैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देख लेना इसको। संसद में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 12वां दिन हो जाता है और लोकसभा में इसकी शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, ठीक है। 10 मार्च से शुरू हुआ संसद के बजट सत्र, ये दूसरा भाग 4 अप्रैल तक चलने वाला है। आगे आ जाते हैं बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 की इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 11वें दिन आपका पेश किया गया था और ये पास कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस विधेयक के तहत अब बैंक खाता धारक 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है विच इज 4 नॉमिनीज वाला किया गया है, ठीक है। इससे पहले दिसंबर 2024 में ये लोकसभा में पारित हो चुका था और इसके बाद ये राज्यसभा में पारित हुआ है आपका। कानून में बदलाव क्या हुए, तो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, सब्सटेंशियस इंटरेस्ट की परिभाषा को बदला गया है। ये पहले ये जो सीमा थी वो 5 लाख रुपए की थी, अब इसे बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है। कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक साथ नॉमिनेशन की परमिशन दे दी गई है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में किसको नॉमिनी आप करोगे और आपके कैश वाला जो नॉर्मल होता है उसमें किसको आप नॉमिनी करोगे। ये विधेयक 5 अलग अलग कानूनों को प्रभावित करेगा। सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को 8 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। यहाँ पर केंद्रीय सहकारी बैंक का निदेशक राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में भी शामिल हो सकता है, एक तो ये किया गया है। बैंक जरूरतों के अनुसार ऑडिट फीस तय कर सकती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जरूरत के अनुसार वो ऑडिट फीस आपकी तय करेंगी। बैंकों की नियामकीय अनुपालन रिपोर्टिंग की तारीखें हर महीने की 15वीं और अंतिम तारीख को यहाँ पर होंगी। ये बड़े चेंजमेंट है जो आपके
बैंक वाले सेक्शन में किए, जो हमने समझ लिए कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें थी जो बदली गई यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम इमिग्रेशन वाले पॉइंट पर। ये दोनों ही बिल मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूं तो भी ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। चलिए, सो इस बिल में ये स्पष्ट किया गया है, जो इमिग्रेशन और फॉरेनर्स आपका बिल हो जाता है, इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस देश के लिए खतरा है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारे देश की भूमि पर रह रहा है तो उसके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। और इसको लाने के लिए हमने पुराने 4 कानूनों को रद्द किया है इस नए इमिग्रेशन बिल को लाने के लिए। यानी कि अब हम क्या है, कोई भी अतिरिक्त आप्रवासन जैसे कि अन्य देश बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो वो अब इंडिया भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम क्यों बोझ सहें भाई, ठीक है। किसी विदेशी व्यक्ति के हमारे देश में प्रवेश करने पर उस देश से हमारे रिश्तों में अगर अड़चन आती है तो उस देश में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या होगा, व्यक्ति हमारे देश में नहीं आएगा। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रवेश पर पाबंदी है, वो नहीं जाना चाहिए, और वो हमारे इंडिया में आ जाता है और उससे फिर हमारे कनेक्शन उस देश के साथ खराब होने लगते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आएगा। जैसे कि हमने क्या देखा, बांग्लादेश वाला सिनेरियो देखा। क्या देखा था, शेख हसीना जी इंडिया आई थी, उनको हमने शरण दी और उसके बाद बांग्लादेश में हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब हुए, लेकिन वापस से शेख हसीना जी की सरकार आने वाली है तो फिर रिश्ते वापस से सुधर जाएंगे, राइट। चलिए, ये जो बिल है ये सीधे तौर पर हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हमें नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट नहीं आना चाहिए, हमारी अखंडता जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए और संप्रभुता सुनिश्चित होनी चाहिए, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल इस तरीके से वर्क करने वाला है। ये बिल लाने की वजह क्या थी, देखो, आप्रवासन इंडिया पर बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। हम लोगों को वापस जाने के लिए कह ही नहीं पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना आदेश दिया कि भाई आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो भी रोहिंग्या रह रहे हैं उनको कहिए कि वापस जाएं, कितना टाइम लगेगा उनको निकालिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे थे। सो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 को लाने का उद्देश्य इमिग्रेशन और आप्रवासन के नियमों को ताकतवर बनाना है और नया रूप देना था, यानी कि हम इसको और कठोर बना रहे हैं। अब ये बिल भारत में प्रवेश लेने वाले और देश में बाहर प्रस्थान करने वाले लोगों, पासपोर्ट या बाकी ट्रेवल के डॉक्यूमेंट्स की जरूरतों और विदेशियों से जुड़े मामलों को रेगुलेट करेगा और भारत सरकार को ये शक्तियां प्रदान करता है पूरी तरीके से। ये भारत सरकार के अधिकार में है, कभी भी वो चाहे तो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट मांग सकती है और उसको रेगुलेट कर सकती है। इसमें वीजा की जरूरत और उनसे जुड़े मामले भी आपके शामिल होंगे। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की जरूरत क्यों पड़ी? 4 पुराने कानूनों को हमने खत्म किया है। सबसे पहले समझेंगे कौन कौन से हैं। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 हमने समाप्त किया, पासपोर्ट एक्ट 1920 हमने समाप्त किया इसके लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 अंग्रेजों के समय में औपनिवेशिक कानून था, इसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। जबकि इमिग्रेशन करियर लायबिलिटी कानून को साल 2000 में बनाया गया था, इसको हमने समाप्त कर दिया। तो ये 4 कानून हमने इसके लिए समाप्त किए हैं टोटल। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। भारत में रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठ के संकट को निपटने के लिए पिछले कई वर्षों से ये कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन ये कठोर नहीं थी तो हम काम कोई कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया हमारे यहाँ भी कठोर है। क्या है जनसंख्या रजिस्ट्रार का प्रावधान? तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची के एंट्री 17 के अनुसार नागरिकता के विषय और केंद्र सरकार के अधीन यहाँ पर आते हैं। ये बताया गया कि जो भी नागरिकता का विषय होगा वो किसके अधीन होगा, केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना होने के बाद नियमों के अनुसार जनसंख्या रजिस्टर बनाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये हुआ नहीं। नागरिकता के लिए संसद में 1955 में कानून बनाया, लेकिन उसके अमल के लिए पहली बार 2003 में नियम बनाए गए थे कि किस अनुसार नागरिकों को जो नागरिकता है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद 7/2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया के साथ आधार कार्ड का सिस्टम भी लागू हो गया, लेकिन उसमें पता और नागरिकता का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होने की वजह से मामला वहां पर उलझ गया, तो ये पूरा हो नहीं पाया। नागरिकता अधिनियम में बदलाव और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर देखो होता क्या है, फिर होता है उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं हम 2019 में नागरिकता अधिनियम की धारा 6B के माध्यम से CAA का प्रावधान किया गया, जिसका उस समय बहुत ही ज्यादा विरोध भी हुआ और आज भी होता है।
उसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया था कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। असम समझौते को लागू करने के लिए नागरिकता कानून की धारा 6A जोड़ी गई थी। इसके अनुसार पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अक्टूबर 2024 के फैसले में उस कानून को वैध करार दिया था, क्योंकि दोबारा से इसको क्या किया गया, चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्या कह दिया कि ये वैध है। नए कानून से बदल क्या जाएगा, अब ये समझते हैं क्या बदलाव होएगा इसमें। तो विदेशी घुसपैठ से बढ़ रहे संकट से निपटने के लिए नए कानून में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि अब सरकार की बजाय विदेशी व्यक्तियों को ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं। अब ये सरकार का काम नहीं है कि तुम प्रूफ करो कि तुम इंडिया के हो, हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम तुमको कोई प्रमाण पत्र नहीं देंगे, तुम दो बनवा के हमें प्रमाण पत्र कि तुम इंडिया के हो, अगर नहीं दोगे तो तुम इंडिया से बाहर जाओ। राष्ट्रीय सुरक्षा में इस मामले में सख्ती से निपटने के लिए केंद्र और आव्रजन अधिकारियों को अधिकारों से लैस कर दिया गया है कि आपके पास भैया पूरे अधिकार है, चाहो तो जी तोड़ उनका यूज करो आप, लेकिन हमें जाकर के प्रमाण पत्र सबके चाहिए। यहाँ पर वैध वीजा के बगैर भारत में प्रवेश करने वालों को 5 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। अगर आपके पास वैध वीजा नहीं है और आप इंडिया में आ रहे हो तो 5 लाख जुर्माना, 5 साल की सजा है। दस्तावेजों में अगर हेरा फेरी करते हो और भारत में प्रवेश करते हो तो ऐसे विदेशियों को 2 से 7 साल तक की और 1 से 10 लाख तक का जो जुर्माना है वो दिया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश करने पर उन्हें 3 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना है। अवैध घुसपैठियों को भारत में लाने वाले वाहनों और ट्रांसपोर्ट को जब्त किया जाएगा और उनको भी 5 लाख का जुर्माना देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अब क्या है, नियमों में बदलाव हुए हैं और वो सख्ती से पालन करवाया जा रहा है उनका। इस कानून को लागू होने से क्या अड़चनें आ सकती हैं? कानून तो बन गया, अब वो जब धरातल पर आएगा तो वो लागू कैसे होगा, काम कैसे करेगा, तो ये समझते हैं। संसद में बहस के बाद दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार लागू हो जाता है पूरे भारत में, फिर ये लागू है। देश हित से जुड़े इस कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार और संसद के पास संपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। लेकिन CAA और NRC की तर्ज पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। नागरिकता का यह विषय केंद्र सरकार के क्या है, अधीन हो जाता है, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था का विषय राज्यों के अधीन आ जाता है। राज्य अपने अकॉर्डिंग पुलिस और जो कानून व्यवस्था है उसको क्या करती है, ड्राइवन करती है। मुद्दा किसके पास है, केंद्र के पास है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन जब पुलिस की बात आए कि उसको इसमें एक्शन लेना है, उसमें कार्रवाई करनी है, तो हर स्टेट अपना अलग अलग प्रावधान करके रखेगा, फिर उसको पूरी तरीके से और फेयर तरीके से इंप्लीमेंट करवाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। अवैध घुसपैठियों को राज्य सरकारों के राशन कार्ड और पहचान पत्र मिल जाते हैं। अब अवैध घुसपैठी क्या करते हैं, राज्य के राशन कार्ड ले लेते हैं, प्रमाण पत्र लेते हैं, पैसा वैसा खिला करके तो हो जाता है। अब हम एक तरफ चाहते हैं कि नहीं, अब अवैध जो अप्रवासी हैं वो ना आ पाए इंडिया में, और स्टेट क्या कर रहा है कि हाँ आ जाओ, पैसा ही चाहिए हमें, तो फिर ये कानून बैलेंस्ड नहीं कर पा रहा है उस चीज को। ऐसे लोगों को आधार कार्ड मिलने और उनका नाम वोटर कार्ड में शामिल होने से केंद्रीय सरकार की विफलता भी उजागर होती है। अब ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप चुनाव होते हैं ना, तो सरकार न जाने कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डाल देती है, और क्यों डालती है कि यार ये वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये वाला सिनेरियो होता है, इसलिए राज्य सरकारें उनका वोटर आईडी बनवा देती है कि वोट देने ही तो चले, और वोटर आईडी मतलब आपका पहचान पत्र, यानी कि आप इंडिया से हो तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, तभी तो आप वोट दे पा रहे हो, वरना आप कैसे वोट दोगे बताइए, ठीक है। अधिकांश विदेशी घुसपैठी गरीब और बेघर होते हैं, जिनके पास जुर्माने के लिए पैसे भी नहीं होते, और तुम उनको पकड़ भी लोगे तो कहाँ से उनसे जुर्माना निकलवाओगे, जब वो खुद मतलब अपने देश को छोड़ करके आए, उनके पास कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने के साधन नहीं है, तो आप उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक एथिक्स भी नहीं कहता कि हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, ठीक है। भारत में डिटेंशन सेंटर्स में घुसपैठियों को लंबे समय तक रखना खर्चीला काम है, और अगर हम उन्हें डिटेंशन सेंटर में भी रखते हैं, जैसे कि असम में किया गया, बहुत सारे लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया, तो उनके रहने खाने का खर्च भी तो भारत को ही देना पड़ेगा, और उनको कितने लंबे समय तक हम रखेंगे। घुसपैठियों को भारत से बाहर भेजने में सरकार अभी तक बड़े पैमाने पर सफलता नहीं हासिल कर पाई है। इसीलिए कानून में बदलाव के साथ साथ राज्य सरकारों को सहयोग करना पड़ेगा। अदालतों को जल्द से जल्द जो मामले हैं उनको निपटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अनटिल अनलेस इसका इंप्लीमेंटेशन होना थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, नो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, जस्ट बिकॉज कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट गिविंग दी 100% in this matter, that's why ये चीजें नहीं हो पा रही। If state governments will allow कि हाँ भाई हम भी ऐसे ही करेंगे, they don't think their personal like profits कि हाँ हमें वोट मिल जाएगा, then it's going to be so easy. But if a state government will not do that, then this is very hard to be implemented.
देन ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। और आपकी जो राय है वो जरूर बताएं इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।